हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के वीडियो में हम लोग WH वर्ड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो WH वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि WH वर्ड्स का यूज कहां होता है, कहां पे हम यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, किस तरह से इन्हें सही से लगा सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से WH वर्ड्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, वाई, वेन, वेयर, हु, हुम, ये सब हमने कभी ना कभी पढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इसे यूज करते हैं तो सही जगह पे सही वाला नहीं लगता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज सारे WH वर्ड्स डिस्कस करूंगा, एक एक करके। टोटल 15 WH वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप में 9 होंगे और दूसरे ग्रुप में 6 होंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले WH वर्ड शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि WH वर्ड यूज कहां होते हैं। देखो, WH वर्ड जो होते हैं ना, वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म करने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? क्वेश्चन फॉर्म करने के। यानी जब भी आप इंग्लिश में क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तब हम WH वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो WH वर्ड्स, अच्छा जैसा आपने वर्ड से ही देख लिया होगा WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो W और H से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हु, हुम, वाई, पूरी लिस्ट में आपको भी दूंगा। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि WH वर्ड्स किस लिए काम में आते हैं? क्वेश्चन बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना इंग्लिश में, वो दो तरीके से बनते हैं। यानी मैं कह सकता हूं दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं और हम इन्हें स्पोकन में काम में लेते हैं। कौन कौन से दो तरह के क्वेश्चन होते हैं? पहले होते हैं हमारे यस और नो वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? यस और नो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। पहले होते हैं हमारे यस और नो वाले क्वेश्चन और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। अब ये यस और नो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? देखो, कई सवाल होते हैं जिनका जो जवाब होता है वो सिर्फ हां या ना में दिया जाता है। जैसे मैंने कहा, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? अब मैंने आपसे पूछा क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? या तो हां पसंद है या नहीं, या तो हां या नहीं करोगे ना। और तो एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने पूछा ही आपसे हां या ना वाला सवाल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हां या ना में दिया जाता है वो होते हैं हमारे यस और नो वाले क्वेश्चंस। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइप ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक और विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक, कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है, तो अब इस केस के अंदर आप क्या बताओगे? आप हाँ या ना नहीं करोगे, आप मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे जो भी आपको पसंद है। इज इट क्लियर? तो दो तरह के क्वेश्चन मैंने बताए, पहले यस और नो वाले और दूसरे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले। ठीक है, अब एक चीज आप यहां पे समझो। ठीक है, देखो जब हम यस और नो और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो दो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको यूज करते हैं हम लोग, जो इन क्वेश्चंस को फॉर्म करने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मैं आपको लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर देते हैं, वो स्ट्रक्चर सही नहीं लगाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर है, इन दो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सारे WH वर्ड्स पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो क्या स्ट्रक्चर है। जब हम यस और नो वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, HV लिख रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब को मैं क्या लिख रहा हूं? HV। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है। जो से मैं एग्जांपल बताता हूं, मैंने कहा डू यू लाइक आइसक्रीम, ये मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक आइसक्रीम। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा डू जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यू जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर? अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, ऑलरेडी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वर्ब से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो जाके एक बार चेकआउट कर लें, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मैंने बताया कि जब भी आप यस और नो वाला सवाल पूछ रहे हो तो हमेशा क्या होगा? पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जब भी हम सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या आता है? सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, तो ये आपको पहला कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर? ये हो गया हमारा यस और नो वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो, अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन पूछना है फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे के पूरे को उठा के यहां रख दो, बस यहां पे एक WH वर्ड लगा दो। इससे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने क्या लगाया? WH वर्ड,
एक WH वर्ड अभी डिस्कस करेंगे सारे WH वर्ड, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या कहा, सेम टू सेम कॉपी कर दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया रिलेटेड टू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का हो गया और ये यस और नो का हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा वेयर डू यू लिव, मैंने ऐसे ही आपसे सवाल पूछ लिया, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। अब देखो यहां पे जब आप इसकी बात करोगे, जब आप यहां पे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो यहां पे हाँ या ना में जवाब थोड़ी दे सकते हो। मैंने आपसे पूछा आप कहां रहते हो, तो जब आप ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछते हैं, उसके अंदर हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं। और देखो यहां पे एक WH वर्ड लगाया मैंने, वेयर, WH से स्टार्ट हो रहा है इसलिए WH वर्ड है। फिर डू क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट दे रखी है हेल्पिंग वर्ब की, अगर आपको नहीं आए तो आप जाके एक बार हेल्पिंग वर्ब को देख ले, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने हेल्पिंग वर्ब का उसमें दे रखा है। ठीक है, तो डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू सब्जेक्ट और लिव क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब भी आप पूछना चाह रहे हो। तो जब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो यस और नो और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस और नो है तो उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला है तो पहले WH वर्ड लग जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तो ये दो तरह के सवाल हैं जो इंग्लिश में किए जाते हैं, जिस तरह से हम सवाल पूछते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एंड में आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो एंड में मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन फॉर्म करने की। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मीनवाइल यहां पे साइड में मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं WH वर्ड्स की। ठीक है, इस लिस्ट को भी आप ध्यान रखेंगे, इसको कॉपी कर लो, उसके बाद ये लिस्ट कॉपी कर लो। देखो मैंने आपको बताया था कि टोटल हम लोग 15 पढ़ रहे हैं, 15 WH वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 15 को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दो ग्रुप्स में। पहले ग्रुप में 9 है और दूसरे ग्रुप में हमारे 6 है। पहले ग्रुप में 9 कौन कौन से हैं, हु, whom, whose, ठीक है, फिर उसके बाद which, फिर what, फिर when, फिर where, फिर why और why don't। ठीक है, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 हो गए हमारे पहले ग्रुप के। ठीक है, और दूसरे ग्रुप में आते हैं हमारी हाउ फैमिली। क्या आती है, हाउ फैमिली। हाउ फैमिली कौन सी वाली होती है, जिसमें हाउ आता है। हाउ के 6 वाले हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से, हाउ, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, उसके बाद हाउ मेनी, उसके बाद हाउ फार, हाउ लॉन्ग और हाउ ओल्ड। ठीक है, ये पूरे के पूरे 6 जो हो गई हमारी सेकंड WH वर्ड की फैमिली हो गई। यानी टोटल 9 और 6 प्लस करके हमारे 15 WH वर्ड्स हम लोग आज की क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। पहले हु और हुम, फिर एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट जो कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, सब बताऊंगा मैं आपको। बस इस चीज को अच्छे से समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो जब आप बोलोगे तो प्रैक्टिकली आपके मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, हमें पता है हु का यूज हो रहा है, हमें पता है हुम का यूज हो रहा है, लेकिन उसे यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब एक एक करके सारे WH वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेयर्ड हु और हुम की। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज किए जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको पहले हु और हुम पढ़ा रहा हूं। जो भी यूजेस होंगे हु के वो हम पढ़ेंगे, फिर हुम के पढ़ेंगे। और मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, देखो जब भी आप किसी भी इंग्लिश के ग्रामर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उसे रटने से ज्यादा जरूरी है उसे ऑब्जर्व करना। ठीक है, जहां भी आप कुछ पढ़ो उसे ऑब्जर्व करो कि क्या हमने जो पढ़ा है वो सही है और वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए एनालाइजेशन टेक्निक है जो मैंने पहले क्लासेस में बता रखी है। आपको नहीं पता है तो जाके एक बार वीडियोस मेरे चेक कर लें, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हु और हुम से रिलेटेड। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हु की। ठीक है, देखो जब हम हु की बात करते हैं तो हु के 3 यूजेस हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तरह से हमारा हु यूज होता है। कैसे कैसे यूज होता है एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा हु जो यूज होता है वो यूज होता है टू नो अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट का पता करने के लिए। ठीक है, तो टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जब हमें पता करना है, जब हमें पूछना है इंफॉर्मेशन। मैंने क्या कहा, सारे WH वर्ड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक है,
तो जब हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, तब हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज होगा, जैसे मैंने कहा हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर। ठीक है, हु इज योर टीचर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या मैं पूछ रहा हूं, आपकी टीचर कौन है। ठीक है, टीचर कौन है, टीचर कौन है मतलब सब्जेक्ट है ना। तो यहां पे क्या आ गया, जब भी मैं किसी आदमी के बारे में पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे, हु का यूज करोगे। ठीक है, ये हमारा हु का यूज हो गया। इसका सेंस जो आता है वो आता है कौन या किसने। कौन का सेंस आ सकता है, ठीक है, या तो सेंस आता है कौन का। ठीक है, हिंदी के अंदर आता है सेंस, क्या आता है, कौन का सेंस आता है। ठीक है, कि आपकी इंग्लिश टीचर कौन है, हु इज योर इंग्लिश टीचर, समझ में आ रहा है। तो यहां पे या फिर हु इज योर टीचर, क्लियर। तो ये हमारा पहला यूज हो गया हु का, किसके लिए, सब्जेक्ट को जानने के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा यूज क्या होता है हु का, सेकंड यूज हमारा हु का होता है एज रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना रिलेटिव प्रोनाउन का, ये आप अच्छे से समझेंगे। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, या तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना है कि कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, कुछ WH वर्ड जैसे हु होता है, हुम होता है, विच होता है, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझे कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब भी ये हु यूज होगा तब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा। जब हम सवाल पूछ रहे थे जब तो स्टार्टिंग में आ रहा था, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तब ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा। और ये हमेशा यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लिविंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई सिस्टर। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहां पे आप देखोगे तो हु कहां आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा है। जब ये सेंटेंस के बीच में आएगा और कनेक्ट करेगा तब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। हिंदी में अगर आपको इसका सेंस देखना है तो सेंस आएगा जोकी का। किसका सेंस आएगा, जोकी का सेंस आएगा। ठीक है, जोकी, जैसे मैंने कहा वो लड़की जो कि बाहर खड़ी है मेरी बहन है, समझ में आ रहा है। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई सिस्टर। तो ये हमारा क्या यूज हो गया, सेकेंड यूज हो गया एज हु का, एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दो यूजेस समझ में आ गए आपको हु के। पहला तो सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए कि सब्जेक्ट कौन है, और दूसरा हु का यूज होता है एज रिलेटिव प्रोनाउन जब हम सेंटेंस के बीच में लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना, सेंटेंस के शुरू में लगेगा तो वो WH वर्ड क्वेश्चन बनाएगा, और सेंटेंस के बीच में लगेगा तो ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये क्वेश्चन नहीं है। जब आप रिलेटिव प्रोनाउन बनाओगे तो वहां पे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा यूज जो है, तीसरा यूज भी देख लेते हैं। तीसरा यूज जो है वो है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। देखो ये बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो ये आप थर्ड वाला जो यूज है और फर्स्ट वाला यूज, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। पहले वाले के अंदर मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, हु क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन है सब्जेक्ट। ठीक है, जबकि ये जो थर्ड यूज है ना, इसमें हु खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने कहा हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो यहां पे हु जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। कैसे है सब्जेक्ट, क्योंकि देखो हु के बाद डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। क्लियर। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है हु तीन तरह से यूज होगा। पहला वो सब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, और तीसरा खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, हु टीचेस यू इंग्लिश। क्लियर, ये भी एक सवाल है। अब यहां पे आप एक चीज देखोगे, मैं एक आपको टिप दे देता हूं, एक ट्रिक दे देता हूं, या फिर एक हैक दे देता हूं। वो ये है कि जब हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह कब यूज होगा, दो केसेस में। पहला केस होगा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या फिर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में से दोनों में से किसी एक का सेंटेंस है तभी हु जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है। यहां पे देखो ये कौन सा सेंटेंस है, अगर इसका टेंस देखोगे तो टेंस देखने का तरीका क्या होता है, टेंस देखने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख लो। मैंने ऑलरेडी टेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जाके उसे एक बार देख लो। ठीक है, पर फिर भी एक बार बता देता हूं, टेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर टेंसेस बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करने का तरीका कुछ नहीं है। अगर कहीं पे V1 आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और अगर कहीं V2 आ रही है तो वो सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। यहाँ पे V1 आ रही है और यहाँ पे V2 आ रहा है। ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब V1 है ये। तो जब ये V1 है तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैंने क्या कहा,
जब भी आप हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट का बनेगा या सिंपल पास्ट का बनेगा। सिंपल पास्ट का कैसे बन सकता है? हु टॉट यू इंग्लिश, ये भी सेंटेंस हो सकता है। हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई? हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है, ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया। कैसे पता करा? क्योंकि टॉट जो है वो हमारा सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सिंपल प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म आएगी तो सिंपल पास्ट, ये याद रखो। और हु से रिलेटेड मैंने आपको 3 यूजेस बता दिए हैं। पहला यूज सब्जेक्ट को जानने के लिए, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, और तीसरा एज अ सब्जेक्ट, खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों यूज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे हुम की, जो कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बात करते हैं दूसरे WH वर्ड यानी हुम की, ठीक है। हु और हुम में कंफ्यूजन भी होता है, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। पहले हुम के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो हुम जो होता है ना, इसके 2 यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे हु के 3 यूजेस थे, इसके हम 2 यूजेस पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 यूजेस होते हैं? देखो पहला यूज जो होता है वो होता है पर्सन को जानने के लिए, बट एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमको पूछना है कि ऑब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, लिविंग होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना हु और हुम दोनों लिविंग के लिए यूज होते हैं। तो पर्सन होगा तभी हम हु और हुम लगा सकते हैं, नॉन लिविंग होगा तो हम हु नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, ये हम यूज करेंगे, टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तब हम हुम का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पहला यूज समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं आपको, मैंने कहा हुम डू यू टीच इंग्लिश, ठीक है। हुम डू यू टीच इंग्लिश, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हो? क्या सेंटेंस निकला? आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हो। तो जब भी हमें किसको या फिर किससे का सेंस आता है तब हम क्या यूज करते हैं? हु का यूज करते हैं। किस सेंस, किसके अंदर? अगर किसको या फिर किससे का सेंस आता है, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है? किसको, आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हो, ठीक है। अच्छा एक सेंटेंस हमने हु में भी पढ़ा था, वो था हु टीचेस यू इंग्लिश। इन दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस समझिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ये सेंटेंस क्या पूछ रहा है? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, टीचर कौन है, सब्जेक्ट कौन है मेन सेंटेंस का। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा हु आएगा इस केस के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अगर आप देखोगे तो पूछ रहा है आपको इंग्लिश कौन, हुम किसको पढ़ाते हो आप। ये इसने क्या कहा? कौन पढ़ाता है आपको, हु टीचेस यू इंग्लिश। और यहां पे क्या हो रहा है? आप इंग्लिश किसको पढ़ाते हो। तो जब आप किसको वाला सेंस आएगा, यानी एज एन ऑब्जेक्ट आप पूछ रहे हो, ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो, तब आप हुम का यूज करोगे। जब आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो तब आप हु का यूज करोगे। बस इतना याद रखो, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जब आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो तो हु का यूज करोगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो तो हुम का यूज करोगे, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो ये हु जो है ना, ये खुद ही सब्जेक्ट बन गया है। कैसे बन गया है? ये हम कैसे पता करेंगे कि यहां पे सब्जेक्ट बन रहा है नहीं बन रहा? अगर इसके बाद में डायरेक्टली मेन वर्ब आ रहा है, ये मेन वर्ब भी तो है, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी आप दूर करें कि हु कब सब्जेक्ट बनेगा कब नहीं बनेगा, ठीक है। जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो उसके जस्ट बाद में मेन वर्ब आ जाएगा, और अगर वो सब्जेक्ट नहीं बनता है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जैसे हमने बात करी थी, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला यूज हो गया हुम का, ठीक है। दूसरा यूज जो होता है हुम का वो वही वाला होता है जो हु का है, जो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी इसे हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह? अब ये समझो, देखो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसको यूज करते हैं तब हमारा जो सेंस बनता है, वहां पे तो क्या आ रहा था? जो कि, यहां पे आएगा जिससे कि। क्या सेंस आएगा? जिससे कि। यहां पे जिसका सेंस क्या आएगा? जिससे कि वाला सेंस जब भी हिंदी में आ रहा है तब हुम है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे एक सेंटेंस में लिखा, द मैन फ्रॉम हुम आई बोरोड द बुक, I borrowed the book was nice, ठीक है। ये एक सेंटेंस मैंने एक बना दिया छोटा सा। देखो मैंने क्या कहा था? मैन फ्रॉम whom I borrowed the book was nice, ठीक है। वो आदमी जिससे कि मैंने किताब उधार ली थी वो अच्छा था। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? वो आदमी जिससे कि मैंने किताब उधार ली थी, बोरोड मतलब उधार लेना, वो अच्छा था। तो यहां पे क्या हो रहा है? whom की क्या सेंस बना रहा है? जिससे की वाला सेंस बना रहा है। और हुम देखो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। मैंने क्या कहा था? जब भी हु और हुम दोनों सेंटेंस के बीच में लग रहे हैं तो वो हमेशा क्या बनेगा? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट होगा, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। कौन से दो सेंटेंसेस हैं यहां पे? द मैन फ्रॉम
whom I borrowed the book was nice। तो दो सेंटेंस है, the man from whom I borrowed the book और the man was nice। ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आते हैं, मैंने who और which को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जाके उसे देख ले, रिलेटिव प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। दो यूजेस हमने whom के पढ़ लिए। पहला यूज जब हम जानना चाहते हैं पर्सन के बारे में एज एन ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो हमारा whom यूज होगा पहला यूज। और दूसरा यूज है जब हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं और वहां पे सेंस क्या आता है, जिससे की वाला सेंस आता है। हु में आया था जो की वाला सेंस और इसमें आया था जिससे की वाला सेंस। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लैरिफाई रखने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले WH वर्ड पे चलते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं तीसरे WH वर्ड जो कि है व्हाट। व्हाट को पढ़ने से पहले हु का एक रिकैप देता हूं। अगर आपको हु और हुम का, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है, उसके बारे में पता करना है, तो हम हु का यूज करेंगे। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है किसी भी सेंटेंस में, तो हुम का यूज करेंगे। बस इतना याद रखो, बाकी रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले WH वर्ड जो कि है व्हाट। व्हाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक कंफ्यूजन होता है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, व्हाट जो है इसके भी हमारे पास दो यूजेस हैं। ठीक है, दो यूजेस पढ़ते हैं हम व्हाट के। कौन कौन से दो यूजेस हैं? देखो, पहला यूज जो होगा वो व्हाट का होगा टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, अबाउट समथिंग। ठीक है, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, ये हमारा पहला यूज होता है व्हाट का। क्लियर? अब देखो, इसका यूज जब आएगा तो इसका जो सेंस बनेगा हिंदी में वो होगा क्या। जब भी क्या वाला सेंस आता है तो हम व्हाट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस बोला, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? ठीक है, मुझे बताओ मेरे सेंटेंस में क्या आया? क्या WH वर्ड से बनेगा क्या सेंटेंस? क्या इसमें व्हाट लगेगा? नहीं लगेगा इसमें व्हाट, क्योंकि ये सवाल को ढंग से सुनो। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? ये सवाल हाँ या ना का सवाल है बच्चे, ये WH वर्ड वाला नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, दो तरह के सवाल होते हैं, एक यस और नो वाला और एक WH वर्ड वाला। ठीक है, यस और नो वाले क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में देते हो। जैसे अभी मैंने पूछा क्या आपको आइसक्रीम पसंद है, अब आप या तो हाँ बोल सकते हो या ना। ठीक है, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और जहां पे हमारा हाँ या ना आ जाएगा वहां पे हमारा WH वर्ड नहीं लगता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने क्या कहा, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? डू यू लाइक आइसक्रीम? ये हमारा सेंटेंस था। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस की जब आप बात करोगे तो ये WH वर्ड वाला नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, यस और नो वाला सवाल है। कौन सा है ये? यस और नो वाला सवाल है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर आपसे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, तो अब ये सेंटेंस में क्या आ रहा है? देखो, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? अब यहां पे WH वर्ड में व्हाट आ रहा है। क्यों? इसका मतलब क्या है, अगर किसी सेंटेंस में क्या जो है, हिंदी वाले सेंटेंस में क्या जो है वो स्टार्टिंग में आएगा, यानी अगर जो क्या है वो अगर स्टार्टिंग में आएगा तो इसके अंदर हमारा WH वर्ड यानी व्हाट यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस में क्या जो है वो बीच में आ रहा है तब हमारा WH वर्ड व्हाट यूज होगा। ठीक है, मैंने दोबारा बता देता हूं। जैसे मैंने कहा क्या आपको आइसक्रीम, क्या आपको खेलना, क्या आपको मूवी देखना पसंद है? डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? तो ये तो हमारा यस और नो वाला हो गया। अगर मैंने पूछा आपको मतलब आपको कहां जाना तो नहीं, मैं बोलता हूं जैसे आपको क्या करना पसंद है? व्हाट डू यू लाइक टू डू? व्हाट डू यू लाइक टू डू? अब क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तब हम क्या लगाएंगे? व्हाट लगाएंगे। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो WH वाला सवाल नहीं होगा, वो यस और नो वाला सवाल होगा जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला यूज हो गया व्हाट का। ठीक है, समझ में आ गया? अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है हिंदी में तभी आप व्हाट लगाओगे, अगर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो व्हाट नहीं लगेगा, वो यस और नो वाला सवाल होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा फिर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला यूज व्हाट का। दूसरा यूज व्हाट का अगेन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। दूसरा यूज किसकी तरह होता है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। अब जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है ना, तो यहां पे एक छोटा सा टिप मैं आपको और समझा देता हूं। जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर द थिंग्स विच वाला सेंस आ रहा है, किसका? द थिंग्स विच। कैसा सेंस आ रहा है? द थिंग्स विच। ये वाला सेंस अगर कहीं पे आ रहा है तो वहां पे व्हाट क्या होगा? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे आपको एक सेंटेंस मैंने कहा व्हाट ही सेड मेड मी लाफ। जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा व्हाट
ही सेड मेड मी लाफ। ठीक है, अब ये सेंटेंस में देखो आप, सबसे पहले तो एक चीज आपको समझनी है कि जब भी मैंने क्या कहा था रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर अब यहां पे देखो व्हाट की जगह आप ये बोल सकते हो ना, द थिंग्स विच ही सेड मेड मी लाफ। उसने जो चीजें कही वो मुझे मैं उससे मेड मी लाफ, मैं उससे हंसा। ठीक है, तो ये आपको जब भी द थिंग्स विच वाला सेंस अगर दे रहा है अगर सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह व्हाट का यूज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो दो यूजेस हमने व्हाट के पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया हमने जब हम इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी के बारे में और क्या आ रहा है सेंटेंस के बीच में। ठीक है, और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह जब हमारा सेंस क्या बन रहा है, द थिंग्स विच वाला सेंस बन रहा है, और उसमें हमारा सेंटेंस वो फिर क्वेश्चन वाला नहीं बनेगा, फिर वो पॉजिटिव वाला सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगले WH वर्ड के ऊपर बढ़ते हैं। ये हमारे 3 WH वर्ड क्लियर हो गए। चलिए गाइस, अगले WH वर्ड्स के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अगले WH वर्ड के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। जब भी कोई WH वर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा, ना कि क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, ये हमने अभी देखा हु, हुम और व्हाट के केस के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई भी WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा, ना कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस। क्लियर? अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगले जो 2 WH वर्ड्स हम 2 साथ में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, कौन से हैं ये दो? ये दो हैं, एक तो है वाई और दूसरा है वाई डोंट। ठीक है, एक तो है हमारा वाई और एक वाई डोंट। ठीक है, देखो वाई जो है वो सेंस देता है क्या, सॉरी क्यों का सेंस देता है। ये क्यों रीजन के लिए यूज आता है ये। ठीक है, किसके लिए यूज आता है ये? रीजन के लिए। ठीक है, और वाई डोंट जो है ये भी रीजन के लिए, लेकिन ये इसमें होता है क्यों नहीं। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूं। देखो वाई इज ही क्राइंग। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है, वाई इज ही क्राइंग। एक तो ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हो गया वाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, वाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश। अब ये दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, दोनों में रीजन पूछा गया है। ये दोनों WH वर्ड, चाहे वाई हो चाहे वाई डोंट, ये रीजन पूछने के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? रीजन पूछने के काम में आते हैं। ठीक है, अब जब ये रीजन पूछने के काम में आते हैं तो कैसे रीजन पूछेगा? देखो पहला क्या है, वो क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। ठीक है, अच्छा यहां पे स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा था, स्ट्रक्चर कभी भी हमेशा फॉलो होगा। देखो WH वर्ड आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी WH वर्ड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और मेन वर्ब आ रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जो 2 स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे उनको फॉलो करते हुए ही सेंटेंस में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला मैंने, वो क्यों रो रहा है, ये सेंस क्या निकला, वो क्यों रो रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप सेकंड सेंटेंस को देखोगे तो क्या मतलब है, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते भाई। आपने ये नहीं बोला क्यों, आपने बोला क्यों नहीं। मतलब ये एक तरह से आपकी रिकमेंडेशन है, आप बोलना चाहते हो, बोलना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं बोलते हो इंग्लिश, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आपको मैंने कहा कि आप हेल्दी खाना क्यों नहीं खाते हो भाई, क्या बोलोगे आप, व्हाई डोंट यू ईट हेल्दी फूड, व्हाई डोंट यू ईट हेल्दी फूड। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब भी सेंस क्यों का आ रहा है तो वाई आएगा, और क्यों नहीं, आप ये काम क्यों नहीं करते हो, आपको करना चाहिए। सेंस पूरा क्या बनेगा, आप काम क्यों नहीं करते हो, करना चाहिए। व्हाई डोंट यू स्टडी, आप पढ़ते क्यों नहीं हो, तो यहां पे क्या आएगा, फिर उस केस में वाई डोंट लगेगा, वाई नहीं लगेगा। ठीक है, तो वाई और वाई डोंट में डिफरेंस समझो, यूज दोनों ही रीजन को बताने के लिए होते हैं, यानी दोनों ही केसेस में आप रीजन के बारे में बात करो, रीजन पूछ रहे हो, लेकिन पहले में आप रीजन पूछ रहे हो क्यों नहीं हुआ, और पहला, और दूसरा है क्यों नहीं किया भाई, करना चाहिए ना आपके हिसाब से। यहां पे ये थोड़ी है कि करना चाहिए, यहां पे सेकंड वाले में वाई डोंट में क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 2 WH वर्ड्स हो गए, नंबर 4 और नंबर 5, जो हमने रीजन के लिए पढ़ लिए। क्लियर, 5 WH वर्ड्स कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हम बचे हुए WH वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, अगले जो 2 WH वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, बहुत, मैं कहूंगा ज्यादा बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो समझ लें। ठीक है, देखो अगले जो 2 WH वर्ड्स हैं, पहला है हमारा व्हेन और दूसरा है वेयर। ठीक है, बहुत आसान है। व्हेन जो है वो टाइम के लिए यूज में आता है और वेयर जो है वो प्लेस के लिए यूज में आता है। ठीक है, अगर आपको समय के बारे में जानना है तो हम व्हेन का यूज करेंगे, और अगर प्लेस के बारे में जानना है तो वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो टाइम जो होता है ना वो 2 तरीके से आता है।
पहला हमारा पास्ट टाइम के बारे में भी हम जानना चाह सकते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में, है ना, दो टाइम के बारे में जानना चाह सकते हो ना। मैंने आपको कहा कि आपने अपनी डिग्री कब कंप्लीट करी, पहला सेंटेंस में ये कह सकता हूं, और दूसरा मैं कह सकता हूं कि आप मुझसे मिलने कब आओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो सेंटेंस बन सकते हैं ना, एक तो पास्ट का और एक फ्यूचर का। क्लियर? तो पहला पास्ट का जब बनेगा तब आप क्या बोलोगे, मैंने सेंटेंस कहा when did you complete your degree। ठीक है, आपने अपनी डिग्री कब कंप्लीट करी। अब टाइम पूछ रहे हो, लेकिन टाइम जो है वो पास्ट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पास्ट का भी टाइम होता है, फ्यूचर का होता है। तो पास्ट का टाइम होगा तो सिंपल पास्ट यूज होगा, और अगर फ्यूचर का टाइम, ये सिंपल पास्ट का ही तो सेंटेंस है, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको फ्यूचर का पूछना है, जैसे मैंने कहा आप कब आओगे, when will you come, आगे आप इसको बना सकते हो when will you come to meet me, आप मुझसे मिलने कब आओगे, when will you come to meet me। यहां पे भी देखो आप when आ रहा है यहां पे, लेकिन यहां पे will आ रहा है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है ना, आप मुझसे मिलने कब आओगे, ये सिंपल फ्यूचर है और वो क्या है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो आप जब भी आप फ्यूचर का बनाओगे तो सिंपल फ्यूचर बनेगा, और यहां पे बनेगा सिंपल पास्ट। और यूज किसका करोगे, व्हेन का, क्योंकि टाइम के बारे में पूछना चाह रहे हो कि आपने डिग्री कब करी और आप मुझसे मिलने कब आओगे। ठीक है, तो आप दो तरीके से व्हेन का यूज करते हैं, एक फ्यूचर टाइम को लेके और एक पास्ट टाइम को जानने के लिए। ठीक है, तो ये दो यूज है हमारे व्हेन के। वेयर का कोई दो यूज नहीं है, वेयर का एक ही यूज है, जब आप प्लेस के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, जगह कि आप कहां रहते हो, फिर क्या बोलोगे, वेयर डू यू लिव। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, स्ट्रक्चर नहीं, देखो यूज याद नहीं करने हैं, यूज तो आपको ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करके आ जाएंगे, इसमें एक एक ही तो है, क्या याद करोगे, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। यहां भी देखो, पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछोगे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। और अगर वो यस और नो वाला है तो WH वर्ड हट जाएगा, सिंपली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस हो गए व्हेन और वेयर के, बहुत इजी है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अगले जो दो हम पढ़ेंगे वो लास्ट दो होंगे जो हमारे WH वाली फैमिली होगी, फिर हाउ वाले के बारे में बात करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड की। नेक्स्ट जो WH वर्ड है वो है हमारा हुज। हुज जो है वो इंपॉर्टेंट है, और हुज को आप समझने के लिए इसका हिंदी मीनिंग समझोगे तो सबसे ज्यादा इजी रहेगा। हुज होता है हमेशा ओनरशिप के लिए, किसके लिए, ओनरशिप को शो करने के लिए हम लोग हुज का यूज करते हैं। ठीक है, ओनरशिप का सेंस क्या बनता है हिंदी में, इसका सेंस आता है किसका, यानी किसका अगर सेंस आ रहा है तो वो हमेशा हुज का यूज होगा और वो ओनरशिप को शो करेगा। जैसे मैंने कहा ये किसका पेन है, ये किसका पेन है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोलोगे आप, इसमें क्या सेंस आया, किसका, तो क्या बनाओगे, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, हुज और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा वो है विच। ठीक है, हुज और विच दोनों एक साथ यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो, हुज और विच, ये जो दो WH वर्ड्स है, इनका आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये अपने साथ एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, अपने साथ में एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। यहां पे देखो, हुज के साथ में ये पेन भी आ रहा है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे हुज के साथ में एक सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऐसे विच के साथ में भी आ सकता है। विच किस लिए यूज होता है, विच जो होता है वो हमारा यूज होता है हमेशा कौन सा, चॉइस के लिए। विच का यूज क्या होता है, चॉइस के लिए। यहां पे क्या था, ओनरशिप के लिए, यहां पे चॉइस के लिए। इसमें सेंस क्या था, किसका, और इसमें सेंस क्या आएगा, किसका और कौन सा। ठीक है, क्या सेंस आएगा, कौन सा, यहां पे सेंस क्या आएगा, कौन सा। विच के अंदर सेंस क्या आ रहा है, कौन सा, और हु के अंदर आ रहा है किसका। क्लियर, मैंने कहा था किसका पेन है ये, हुज पेन इज दिस। ठीक है, अच्छा, इसी को मैं सेंटेंस को विच में बनाना चाहूं तो कैसे बोलूंगा, विच पेन डू यू लाइक, कौन सा पेन आपको पसंद है भाई। मैंने क्या बोला, विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक। यहां पे सेंटेंस क्या बन गया, देखो, आपको कौन सा पेन पसंद है, आपको कौन सा पेन पसंद है, यानी चॉइस के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो विच आएगा, और अगर ओनरशिप की बात कर रहे हो तो हुज आएगा। ठीक है, और दोनों ही केस में एक चीज आप देख पा रहे हो कि हुज के साथ भी अपना एक सब्जेक्ट आ सकता है और विच के साथ में भी अपना एक सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हुज और विच के दो यूजेस, हुज और विच ये इस तरह से यूज होते हैं। विच जो है
उसका एक और यूज है, आप ये समझ ले, विच जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज होता है। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम लोग विच को यूज करते हैं। और जैसा मैंने बताया था, अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर बीच में आएगा वो सेंटेंस के। और यहां पे हु और विच, हु हमने पढ़ा था पहले, याद हो तो आपको, जिसमें मैंने कहा था जो कि, जो सेंस आता ना, जो कि एक लड़की जो कि बाहर खड़ी है, वो लड़की जो कि बाहर खड़ी है वो मेरी दो बहन है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी जो कि का सेंस आता है, लेकिन यहां पे विच नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। हु लिविंग के लिए लगाया था, विच को नॉन लिविंग के लिए लगाओगे। जैसे वो गाड़ी जो कि बाहर खड़ी है मेरी है, ठीक है। कैसे बोलोगे इसको? द कार, अब यहां पे हु नहीं आएगा, जो कि के सेंस में हु नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा विच, क्योंकि कार क्या है? नॉन लिविंग है। द कार विच इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माइन, ठीक है। वो गाड़ी जो कि मेरी है, सॉरी जो कि बाहर खड़ी है वो मेरी है। समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा था, रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में अगर WH वर्ड आएगा तो वो कभी भी सवाल नहीं बनाएगा, वो नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। और यहां पे विच किसका सेंस दे रहा है? जो कि का। और जो कि का सेंस किसके लिए दे रहा है? नॉन लिविंग के लिए। अगर लिविंग के लिए देगा तो क्या आएगा? वो आ जाएगा हु, ठीक है। हु और विच पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो जाके एक बार और देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हुज के और विच के कॉन्सेप्ट हो गए। अब हमने अभी तक WH वर्ड जो है, जो सारे W और H से स्टार्ट होते हैं, वो सारे हमने कर लिए। अब हम हाउ फैमिली की बात करेंगे कि हाउ फैमिली को WH वर्ड क्यों बोलते हैं और वो कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अब लोग हाउ फैमिली के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, जो है हाउ फैमिली की, ठीक है। अभी तक हमने सारे WH वर्ड्स पढ़े, आपने देखा होगा सारे जो भी वर्ड्स हमने पढ़े वो सब W और H से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए उनको WH वर्ड्स बोलते हैं। चाहे हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, सारे के सारे, ठीक है। यहां पे जब आप इसकी बात करोगे तो ये WH वर्ड क्यों कहलाते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि ये सारे वर्ड्स हाउ वाली फैमिली के आप W से एंड हो रहे हैं और फिर ये H से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें भी WH आ रहा है, इसीलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे जब आप बात करोगे तो टोटल 6 है जो हम पढ़ेंगे, 6 हाउ फैमिली वाले हैं, ठीक है। हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच एंड हाउ ओल्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हाउ का यूज किस लिए होता है? वे, मैनर या फॉर्म जानने के लिए, तरीका, ठीक है। क्या तरीका है, क्या फॉर्म है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हाउ डू यू स्विम, आप कैसे तैरते हो, ठीक है। तो मैंने तरीका पूछा ना आपके तैरने का, तो जब भी मैंने कहा हाउ डू यू टीच इंग्लिश, कैसे पढ़ाते हो आप, आपके जानना है मुझे कि आप इंग्लिश कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच इंग्लिश, ठीक है। तो जब भी आप तरीका या मैनर या फिर किसी फॉर्म की बात करते हैं तो हाउ आता है, सिंपल हाउ आता है, ठीक है। ऐसे हाउ फार क्यों आता है? वो डिस्टेंस के लिए आता है, कितना दूर, हाउ फार मतलब दूर। जैसे मैंने कहा हाउ फार इज योर होम फ्रॉम माई हाउस, और हाउ फार इज योर कोचिंग सेंटर, आपका कोचिंग सेंटर कितना दूर है। डिस्टेंस के फॉर्म में जब आप पूछ रहे हैं तब आप हाउ फार लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही लेंथ के लिए आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे। अच्छा, लेंथ दो तरह की होती है, टाइम की भी लेंथ हो सकती है या स्पेस की भी लेंथ हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने कहा ये मूवी कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज दिस मूवी, हाउ लॉन्ग इज दिस मूवी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको स्पेस के लिए मैंने क्या कहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर मी टू रीच योर हाउस, आप मेरे को कितना टाइम लगेगा आपके घर पहुंचने में। तो जब आप टाइम की बात करो, चाहे आप स्पेस की बात करो, ठीक है, चाहे आप स्पेस की बात करो, हाउ लॉन्ग तो वहां पे हाउ लॉन्ग लगेगा, ठीक है। हाउ मेनी क्वांटिटी और हाउ मच दोनों क्वांटिटी के लिए लगते हैं। हाउ मेनी जो होता है, मेनी जो होता है वो काउंटेबल के लिए, और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए। जो भी काउंटेबल चीजें हैं, जैसे आपने कहा पेन, आपने कहा कार, ये सब काउंटेबल है, तो इन पे क्या होगा, आप हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो वहां पे क्वांटिटी वाला लग जाएगा। और अगर आपको अनकाउंटेबल के बारे में पूछना, जैसे हाउ मच वाटर, कितना पानी है इसके अंदर, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वहां पे क्या यूज करोगे, हाउ मच का यूज करोगे। और हाउ ओल्ड किस लिए आ जाएगा, एज के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक अब शेयर करता हूं आपके साथ में। देखो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज WH वर्ड से रिलेटेड बताए, आपको उन्हें रटना नहीं है बच्चे, ठीक है। अगर आप उन्हें रटोगे तो आपको यूज करते टाइम आप नहीं समझ पाओगे। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, ठीक है। उसके जो जो एक्सेप्शंस है वो मैंने आपको बता दिए, क्लियर। उनको अच्छे से समझोगे, यानी स्ट्रक्चर सही से फॉलो करोगे, पहला। और दूसरा, जहां भी आपको WH वर्ड मिलता है उसको मार्क करो और कोशिश करो
मेमोराइज, कोशिश करो रिकॉल करने की कि आपको क्या यूज है। वॉट मिल गया तो वॉट का क्या यूज है, वैन मिल गया तो वैन का क्या यूज है। इस तरह से जहां भी पढ़ रहे हो उसे ऑब्जर्व करो। नंबर 2, ठीक है, 2 चीजें समझ में आ गई। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है वो क्या करोगे, किसी भी टॉपिक को रोज एक टॉपिक पकड़ लो, ठीक है। जैसे टॉपिक आज पकड़ लिया आपने कोरोना, कोविड-19, ठीक है। अब कोविड-19 से रिलेटेड आप कम से कम 10 सवाल बनाओ कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। और 10 सवालों को अगर आपसे डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं बन रहे ना तो पहले हिंदी में बनाओ, फिर इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट करो। जैसे मैंने कहा कि कोरोना क्यों आया, व्हाई डिड कोरोना कम, ठीक है। पहला मैंने सवाल क्या पूछा, कोरोना क्यों आया, कोरोना कहां से आया, वेयर डिड कोरोना कम फ्रॉम, कहां से आया, ठीक है, ये दूसरा बन गया। तीसरा, मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट था, व्हाट वर द इंपैक्ट्स इन माई लाइफ ड्यू टू कोरोना। इस तरह से आप सवाल बनाओ एक टॉपिक के ऊपर 10-15, पहले हिंदी में बना लो फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को पता रहेगा क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करने हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक मत करना, क्लियर। और नहीं आ रहा है तो उसे इंटरनेट पे डाल के और उसे देखो और सही बनाओ, गलत मत करना। अगर गलत करोगे तो उसको सही करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो पहली बार में ही सही बन जाए, चाहे टाइम लगाओ, 4 ही बनाओ सेंटेंस, 4 ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन सही बनाओ, ठीक है। सही करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और करने का, गलत करोगे तो वो कॉन्फिडेंस नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। तो करो इन सब चीजों को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगले वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम प्लानिंग कि हर दिन एक वीडियो आए अब, क्योंकि बहुत ब्रेक हो गया, बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट बिलो। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करें, शेयर करें गाइज, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू।